टू स्कूल न्यूनतम 31 और अधिकतम 37 साल उम्र अभ्यर्थियों के लिए प्रधानाध्यापक बनने के लिए रखा गया है। 53 से 34 प्रिंसिपल पद के लिए 2 घंटों में 150 अंकों की परीक्षा। हर गलत अंक पर 0.25 अंक काटे जाएंगे। क्या है पूरा समाचार और आज के अपडेट जानने से पहले हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बिहार के स्कूलों में 53 से 34 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति बीपीएससी से होगी। सीधी नियुक्ति से पद भरेंगे। 2 घंटे की परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ के लिए 150 अंक निर्धारित होंगे। एक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक कटेंगे, यानी 4 गलत उत्तर देने पर 1 अंक कटेंगे। न्यूनतम 31 और अधिकतम 47 वर्ष आयु के शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए आवेदन के पात्र होंगे। आरक्षित वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में समान प्रशासन विभाग द्वारा छूट लागू होगी। विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति सेवा शर्त नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य सरकार के कर्मियों के लिए लागू अन्य सेवा शर्त प्रभावी होगा। पर मंडल स्तर का प्रधानाध्यापक संवर्ग होगा। वहीं 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। SC ST अति पिछड़ा, दिव्यांग, महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5 अंक की छूट मिलेगी। मौलाना हक, मजरूल हक और अरबी फारसी विश्वविद्यालय राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा जारी आलिम की डिग्री और KDS की शास्त्री की डिग्री को स्नातक समतुल्य माना जाएगा। अभ्यर्थियों को BEd या BAed या BSc उत्तीर्ण होना होगा। इसके लिए अनुभव की बात करें तो राज्य सरकार के स्कूलों में पंचायती राज संस्था, नगर निकायों के संस्था, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्ष, माध्यमिक स्कूल में शिक्षक के पद पर 10 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए। CBSE ICS BSE से अस्थायी संबंध प्राप्त स्कूल में उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष, माध्यमिक विद्यालयों में 12 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए। योगदान की तिथि या प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि होगी को आधार पर गणना किया जाएगा। इस प्रकार बिहार के स्कूलों में प्रिंसिपल के पद के लिए अधिसूचना नियमावली सेवा शर्त लागू कर दी गई है। अगली अपडेट की बात करें, कर्मियों और पेंशनधारियों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता देने पर सरकार को 2256 करोड़ अधिक खर्च करना होगा। बढ़ी हुई महंगाई भत्ते की राशि कर्मचारियों और पेंशनधारियों को अक्टूबर के वेतन के साथ दी जाएगी। बिहार के कर्मचारी पेंशनधारियों को 1.5 साल बाद महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे पहले राज्य सरकार ने अक्टूबर 2019 में महंगाई भत्ता बढ़ाया था। 1 जुलाई 2021 से 28% महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति कैबिनेट ने दी थी। पहले उन्हें 17% DA मिल रहा था। 1 जुलाई से बिहार के सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 11% की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार अतिरिक्त 2256 करोड़ रुपए वहन करेगी। कर्मचारियों और पेंशनधारियों को जुलाई और अगस्त का बकाया महंगाई भत्ता सितंबर की सैलरी से जुड़कर मिलेंगे, जबकि अक्टूबर से बढ़ी हुई सैलरी दी जाएगी। बिहार की NDA सरकार केंद्र सरकार के अनुभव महंगाई भत्ता देने के नीतिगत निर्णय ले चुकी है। पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने भी 1.5 साल बाद अपने कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए 28% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की थी। इसके बाद 15 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 28% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की थी और 17 अगस्त को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। केंद्र सरकार के फैसले से 48.34 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशन परिवारों को राहत मिलेगी। 8.17 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशनधारी परिवारों को बिहार में लाभ मिलेगा। राज्य के 4.5 लाख पेंशनधारी पेंशनरों को बढ़ी दर महंगाई देने पर राज्य सरकार को 9 से 15.9 करोड़ और 3.67 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने पर 1340 करोड़ रुपए खर्च होंगे, यानी कुल 2256 करोड़ रुपए की खर्च
आएगी। चूँकि यह राशि त्योहारों के समय कर्मचारी पेंशनरों को मिलेगी, उस राशि को खर्च करने से टैक्स के रूप में 700 करोड़ रुपए 31 मार्च 2022 तक मिलने की संभावना है। बढ़ी हुई महंगाई भत्ते की राशि कर्मचारी और पेंशनधारियों को अक्टूबर के वेतन के साथ दी जाएगी। अगली अपडेट की बात करें, सबसे अधिक बच्चे वाले भी इस बार बिहार का पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। अब तक कोई संशोधन नहीं हुआ है बिहार में। बिहार के पंचायती राज चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसके लिए 2 या 2 से अधिक बच्चों के माता पिता भी चुनाव लड़ सकेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग भी करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने बताया कि पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के लिए 2 बच्चों से अधिक वाले माता पिता को चुनाव लड़ने के लिए वंचित किया जा सकता था, लेकिन अब तक इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने इस संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में जारी चर्चा को भ्रामक और अफवाह बताया। टीकाकरण से वंचित भी दे सकेंगे वोट। वहीं पंचायत चुनाव के दौरान टीकाकरण से वंचित रहे मतदाता भी अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। आयोग के सूत्रों ने बताया कि कोरोना टीकाकरण राज्य में सतत जारी रहेगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य में सभी वयस्क नागरिकों को निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। किसी ने अब तक टीका का पहला डोज लिया है तो किसी ने दोनों डोज ले लिया है। कोई लोग टीकाकरण को लेकर प्रयासरत हैं। ऐसे में किसी को भी मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। मतदान की तिथि जिलाधिकारियों को निर्धारित करने होंगे। मतदान की तिथि जिलाधिकारियों को अपने स्तर से तय करने का निर्देश दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 11 चरणों में मतदान की प्रक्रिया को अपनाया है और इसके लिए मतदान की तिथि जिलाधिकारी को निर्धारित करने के लिए आदेश किया गया है। निर्वाचन प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी आवेदन का पूर्णतः अंशतः स्वीकृत करते हैं तो मतपत्रों की पूर्ण गणना कराएंगे तथा निर्धारित फॉर्मेट में मतदान के परिणाम की यथास्थिति संशोधित कर उसकी घोषणा भी करेंगे। अगली अपडेट की बात करें, एनडीए का परीक्षा बेटियां भी दे सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उनके हक में फैसला सुनाया। लड़कियों को भी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी गई है। संघ लोक सेवा आयोग के आदेश देने के फैसले पर विचार करके ताकि लड़कियों को मौका मिल सके। एनडीए परीक्षा 5 सितंबर को होने वाली है। हालांकि जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह अंतरिम फैसला है और परीक्षा का परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय के आधार पर तय होगा। याचिकाकर्ता की ओर से कुशल कलरा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि केंद्र ने हलफनामे में कहा है कि यह विशुद्ध रूप से नीतिगत फैसला है, कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस पर पीठ ने कहा कि यह अब निराधार है, हमें यह बेतुका लग रहा है। न्यायिक आदेश पारित होने के बाद क्या सेना कार्रवाई करेगी, फिर हम क्या आदेश पारित करेंगे यदि आप ऐसा चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ लैंगिक सिद्धांत का मामला नहीं है बल्कि भेदभाव। हर दिन 11 बजे प्रचार बताएंगे कितने शिक्षक एवं विद्यार्थी आए हैं। स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति क्या रही है, शिक्षक स्कूल आए हैं नहीं, इसकी जानकारी स्कूलों द्वारा दी जानी है। प्राथमिक और मध्य विद्यालय के संचालन की जानकारी प्रचार द्वारा हर दिन 11 बजे देनी होगी। इसे स्कूल में कितने नामांकित छात्र हैं, कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं, इनकी जानकारी देनी होगी। इसके लिए अलावा शिक्षकों के स्कूल आने की जानकारी भी प्रचार देंगे। पटना जिला कार्यालय द्वारा स्कूलों पर नज़र रखने के लिए हर दिन 5 यह जांच की जाएगी। पटना जिला कार्यालय की माने तो हर दिन प्रचार द्वारा स्कूलों को रिपोर्ट ऑनलाइन संकुल समन्वय को उपलब्ध करानी है। संकुल समन्वयकों द्वारा संकुल के सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों से रिपोर्ट लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या विद्यालय अवर निरीक्षक को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद बीईओ या विद्यालय अवर निरीक्षक द्वारा संबंधित रिपोर्ट को जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध करवाना है। डीईओ अमित कुमार ने प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के संचालन के लिए निर्देश दिया है। हर दिन रिपोर्ट आने से बच्चों की उपस्थिति का पता चलेगा। बाढ़ के कारण बंद स्कूलों को देनी होगी जानकारी। जिन संकुल और बाढ़ में प्रखंड में बाढ़ की स्थिति के कारण स्कूल बंद है, इसकी जानकारी भी स्कूलों को देनी होगी। आपको बता दें कि सूबे के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कई जिलों के परिसरों में राहत केंद्र और सामूहिक किचन चलाया जा रहा है। ऐसे में शिक्षा विभाग द्वारा बाढ़ के कारण बंद स्कूलों की जानकारी मांगी गई है। अनुपस्थित शिक्षकों से शो कॉज
पटना डीईओ ने किया है। आज की खबरों के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। शिक्षक न्यूज अपडेट बिहार के लिए धन्यवाद।